हाँ, तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम रूटेसी कुल का एक पादप उसके बारे में जानने वाले हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले कुछ इसकी जनरल बातें हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका पुष्प, चित्तर और सूत्र देखेंगे। मुरैया पेनिकुलेटा इस कुल का जो प्रतिनिधि पादप है रूटेसी का, वो हम क्या स्टडी करेंगे? मुरैया पेनिकुलेटा स्टडी करेंगे। इसको हम कामिनी या विसार भी कहते हैं। इस पादप का नाम वर्नेकुलर नेम अगर देखें, वर्नेकुलर नेम को हम कहते हैं सामान्य नाम। तो सामान्य नाम क्या है इसका? कामिनी या विसार है। प्रकृति में ये कैसा होता है, इसकी अगर नेचर की बात की जाए तो नेचर में देखें हम तो ये स्मॉल ट्री होता है। नेचर में कैसा होता है? ये स्मॉल ट्री होता है। इसके अलावा झाड़ी भी हो सकता है। तो नेचर में ये स्मॉल ट्री भी हो सकता है और झाड़ी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी नेचर। अब नेचर के बाद झाड़ी नुमा भी होगा, छुप। ठीक है, इसके बाद आता है रूट। अब रूट कैसी होती हैं? इस पादप में रूट जो है वो टेप रूट होती है। टेप रूट यानी मूसला जड़ तंत्र होती है। मैंने आपको बताया था शुरू में कि जड़ दो प्रकार की होती है, एक तो मूसला जड़ तंत्र और दूसरा होता है एडवेंटिटियस यानी कि अपस्थानिक जड़ तंत्र। तो अधिकतर पादपों में जो डाइकोट्स प्लांट है उनके अंदर कैसी होती हैं? डाइकोट में भी और मोनोकोट में भी अधिकतर कैसी होती हैं? मूसला जड़ तंत्र ही होती हैं। और मूसला जड़ तंत्र कहाँ होती हैं? जमीन के नीचे होते हैं। बाकी जो वायवीय भाग है वहाँ पर पाई जाती हैं अपस्थानिक जड़ें, अगर होती है तो। तना इसका सीधा होता है, एरियल होता है, शाखित होता है और काष्ठीय होता है। स्टेम कैसा होता है इसका? सीधा यानी इरेक्ट। ठीक है, एरियल, एरियल यानी वायवीय, ब्रांच्ड यानी शाखित और वुडी, वुडी यानी काष्ठीय। क्योंकि झाड़ी नुमा पादप या छोटा वृक्ष है तो इसका जो तना है वो कैसा होगा? वुडी होगा यानी कि काष्ठीय होगा। अगर पौधा हर्ब है यानी हर्बेशियस प्लांट है तो फिर तना कैसा हो जाता है? हर्बेशियस हो जाएगा, शाकीय हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला पत्ती प्लांट। इसमें पत्ती कैसी होगी? पत्ती देखें हम, लीफ एल्टरनेट होती हैं। एल्टरनेट का मतलब एकांतरित होती हैं। अगर ये तना है तो इस तरह से एक पत्ती यहाँ, एक पत्ती यहाँ, इस तरह की व्यवस्था इसके अंदर पाई जाती है। एल्टरनेट व्यवस्था अगर है तो ये है एकांतरित। अनुपर्णी होती है यानी कि इसके अंदर स्टिपुलेट नहीं पाई जाती। तो एक्स स्टिपुलेट यानी अनुपर्णी होती है, यानी पत्ती के नीचे छोटा अनुपर्ण नहीं पाया जाता, इसलिए इसको हम कह सकते हैं एक्स स्टिपुलेट। सव्रंत होती हैं। ठीक है, देखिए कैसी होती हैं? एक छोटा व्रंत होता है, नीचे सव्रंत होती हैं। क्लियर? तो इसको हम कहेंगे पेटियोलेट। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना होता है। जब आप किसी प्रतिनिधि पादप का या किसी कुल का वर्णन करते हो तो आपको इसी तरह से लिखना होता है। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसी तरह से देना होगा है, मतलब जो इसका शब्दावली है केवल उस शब्दावली में ही अपना जो आंसर है उसको आप प्रेजेंट करोगे। हाँ, ये अलग बात है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। जैसे अल्टरनेट है तो अल्टरनेट की जगह आप एकांतरित भी लिख सकते हो, ये अलग बात है। बाकी इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इसके बाद आता है अगला स्तंभिक और शाखीय। पत्ती की अगर व्यवस्था देखी जाए कोलाइन और रेमल, यानी अगर ये स्तंभ है तो इस पर भी पत्ती हो सकती है और फिर ये शाखा है तो इन शाखाओं पर भी पत्ती होती है। तो रेमल का मतलब हो जाता है शाखीय यानी शाखा पर उपस्थित, और कोलाइन का मतलब हो जाता है स्तंभीय, तो स्तंभ पर उपस्थित। तो स्तंभ और शाखा इस तरह से पूरे पादप पर पत्तियां उपस्थित होती हैं। क्लियर? इसके बाद अगला लक्षण क्या है पत्ती का? वो है संयुक्त, कंपाउंड। कंपाउंड एक पिच्छ की या द्विपिच्छ की हो सकती हैं। कंपाउंड लीव्स पाई जा सकती हैं। कंपाउंड लीव का मतलब यही है कि जो पत्ती है इस तरह से एक पिच्छ की का मतलब ये है कि पत्तियां
इस तरह से अल्टरनेट होती हैं, पहली बात तो ये, और फिर एक पिचकी होती हैं इस तरह से, ये एक पिचकी है, ये पूरी एक पत्ती है, ये पूरी क्या है, एक पत्ती है। इसी तरह से फिर आगे देखें हम, ये आ गया दूसरी पत्ती, इस तरह से ये दूसरी पत्ती हो गई, ये पूरी क्या है, एक दो पत्तियां हो गई, फिर तीसरी ये हो गई। तो इस तरह से अल्टरनेट होने के साथ साथ ये कैसी हैं, इस तरह से एक पिचकी भी होती हैं और विषम पिचकी होती हैं। विषम पिचकी का मतलब क्या है, विषम पिचकी का मतलब ये है कि पत्ती के शीर्ष पर भी क्या होता है, एक पिच्छक होता है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये विषम पिचकी हो गया, यानी जो संख्या है पर्णकों की वो कैसी हो जाती है, विषम हो जाती है, क्योंकि एक ऊपर शीर्ष पर भी उपस्थित है। अगर ये नहीं होता तो सम पिचकी हो जाता। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, तो पत्ती कैसी है, कंपाउंड है, कंपाउंड यानी संयुक्त होती है, और कैसी है, यूनिपिनेट यानी एक पिचकी, और विषम पिचकी, विषम पिचकी यानी इम्पेरिपिनेट, इम्पेरिपिनेट, विषम पिचकी, इसको हम कहेंगे विषम पिचकी। तो इस तरह से पत्ती कैसी है, दोनों ही तरह की पाई जाती हैं। अगला है पत्ती के बाद, इसमें पत्ती का अगला लक्षण क्या है, पर्णक व्रंति। पर्णक व्रंति का मतलब है कि जो पर्णक अभी मैंने आपको बना के दिखाए थे, वहाँ पर उनके नीचे क्या होता है, व्रंत होता है, ठीक है। तो पेटियोलर, इसके अलावा बालाकार होती है, लैंसियोलेट होती है। पत्तियाँ कैसी होती हैं, दीर्घवर्तीय है, दीर्घवर्तीय है, और साथ ही साथ लैंसियोलेट यानी कि बालाकार होती है, यानी कि इस तरह से बड़ा सा एक व्रत होता है, और बालाकार आगे से कैसी होती है, तीखी होती है। तो दीर्घवर्तीय वर्णक इसके अंदर, ये पर्णक इसके अंदर पाए जाते हैं। एंटायर होती है, एंटायर का मतलब है अछिन्न कोर, अछिन्न कोर यानी, अछिन्न कोर का मतलब ये है कि जो किनारे हैं पत्ती के वो स्मूथ होते हैं। पत्ती के किनारे कटे फटे हों या उन पर हेयर हों तो फिर कैसा हो जाएगा, ये फिर रफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैसा है, ये एंटायर है, यानी कि अछिन्न कोर होता है। तेल ग्रंथियों युक्त होती हैं, और शिरा विन्यास यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट होता है। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट का मतलब यही है कि एक सिरिया जालिकावत, एक तो मध्य में शिरा होती है, फिर उससे कई शिराएं निकलकर इस तरह से जाल सा बना लेती हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो होती है एक सिरिया जालिकावत। मैंने आपको जब सेमी टेक्निक टर्म बताई थी उसके अंदर मैं आपको ये करवा चुका हूँ। आगे चलते हैं, लीफ के बाद इसका इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस। तो अब आगे जो फ्लोरिंग कैरेक्टर्स हैं वो हम इसमें डायग्राम के साथ साथ देख लेते हैं किस तरह से होते हैं। देखिए जो पुष्पक्रम है वो कैसा होगा, इसमें डाइकेशियल साइम होता है, इनफ्लोरेसेंस डाइकेशियल साइम होता है, यानी हम इसे हिंदी में अगर कहेंगे तो द्विशाखी सहसीमाक्ष। द्विशाखी सहसीमाक्ष का मतलब यही है कि ये एक पुष्पक्रम दंड है। तो डाइकेशियल एक पुष्प ये हो गया, ठीक है, फिर इससे दो पुष्प और निकले होंगे इस तरह से। इसी तरह से एक ये हो गया तो ये इससे दो पुष्प और निकले होंगे। सहसीमाक्ष है तो इसके शीर्ष पर भी पुष्प होता है, यानी यहाँ पर भी पुष्प होता है इस शाखा। तो ये व्यवस्था जो है वो कहलाती है डाइकेशियल साइम। अब आगे हम इसके डायग्राम से इसको समझेंगे, इसके पुष्प चित्र और सूत्रों से जानेंगे कि इसमें क्या क्या व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी एलएस, इसका जो थोड़ी सी जगह हम बना लेते हैं ताकि एक साथ सारा कुछ समझ में आ जाए।
ये तो हो गई पुष्प की LS, ठीक है। अब इसमें हमें इसका जो पत्ती वाला जो सेक्शन है वो भी इसके अंदर बनाना है, यानी हमें दिखना चाहिए कि इस तरह से ये क्या है, पत्ती क्या है, ये जो दल है, ये दल है इसके, ठीक है। इस तरह से दल वैसे यहाँ इस तरह से बनना चाहिए था, और इसको हम हटा देते हैं, ये हो गया दल, ठीक है, ऐसे ये दल। तो ये तो हो गई इसमें पेटल, ये हो गई इसकी स्टिग्मा, और स्टिग्मा कैसी है, स्टिग्मा है इसमें डोलकाकार। स्टिग्मा कैसी है, स्टिग्मा द्विपालित, सॉरी डोलकाकार नहीं है, स्टिग्मा है इसमें कैपिटेट, कैपिटेट होती है, कैपिटेट स्टिग्मा, ठीक है, द्विपालित होती है, कैपिटेट एंड बाइलॉब्ड। इसके अंदर इस तरह से द्विपालित स्टिग्मा पाई जाती है। फिर आता है ये वाला भाग, ये है स्टाइल, ये आते हैं स्टेमन, ये आ गए इसमें सेपल, और ये है ओवरी, ठीक है। इस तरह से ये तो सारे भाग हो ही गए। अब आती हैं यहाँ पर, ये है इसमें थैलेमस, पुष्पासन। नीचे आ जाओ तो नीचे आ जाएगा ये पेडिसेल, पेडिसेल यानी पुष्पव्रंत, ये पुष्पव्रंत है तो इसको हम कहेंगे पेडिसेल। इसके अंदर होते हैं यहाँ पर ओव्यूल, तो ओव्यूल इसका जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था में होता है। ये हो गया इसके ओव्यूल, ठीक है। अब इसकी बात करें हम नेक्टर डिस्क की, तो डिस्क कहाँ पर होती है इसमें, डिस्क यहाँ पर होती है। ये जो भाग है इसका, ये वाला, ये इसकी क्या है, ये इसकी डिस्क, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था ना कि तेल ग्रंथियाँ होती हैं, तो ये यहाँ पर डिस्क पाई जाती है। ये तो हो गया इसका पुष्प चित्र, और LS है ये, LS ऑफ फ्लावर। अब हम आगे अगर देखें इसकी गाइनोशियम कैसी है, तो गाइनोशियम में ओवरी और ओवरी के नीचे डिस्क, ठीक है, कैसी होगी देखें ज़रा। ये देखिए इस तरह से, ये कैपिटेट और बाइलोब, सैमुल, दो लोब इसके अंदर होते हैं। ये है गाइनोशियम। फिर आ जाती है ये डिस्क, ये हो गई इसकी डिस्क। फिर ये भाग कौन से, कैलिक्स, ये इस तरह के, ये गाइनोशियम है। अब गाइनोशियम में ये तो है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ठीक है, और ये है ओवरी, और ये है डिस्क, ऐसे, क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यही डायग्राम आप जब एक किसी भी प्रतिनिधि पादप का आप वर्णन करते हो एक फैमिली में, तो आपको इस तरह से ही डायग्राम वहाँ पर बनाने होते हैं। तो गाइनोशियम हो गया है। अब देखें हम इसकी TS ऑफ ओवरी कैसी होती है। तो TS ऑफ ओवरी में देखें हम कि ओव्यूल और ओव्यूल के साथ इनका व्यवस्था जो है वो किस तरह की पाई जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे TS ऑफ ओवरी का डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो सबसे बाहर का ये हमने चक्र बना लिया है, और उसके बाद अंदर वाला भाग बनाएंगे, ये वाला ऐसे, इसको इस तरह से घुमा देंगे, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। आप देखें एक तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ, इसी तरह से इधर, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, इसी तरह से ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो ये व्यवस्था इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब इसको हम
इस तरह से होता है ये। तो 4 हो गए। ये सारा इसको जो है इसको हम ब्रेक करने के बाद अगर इसको देखेंगे हम तो 4 इसके अंदर व्यवस्था है। द्वि एंड पी होता है ये। द्वि एंड पी का मतलब 2 या 2 का गुणांक है। बाइकार्पिलरी हो गया। युक्तांडपी होता है, संयुक्त अंडपी होता है, बाइलोकुलर। 2 कोष्ठक आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे होंगे, एक वाला ये है और एक ये है। तो इस तरह से ये कैसा हो गया, द्विकोष्ठी हो गया। स्तंभिक बीजांड विन्यास होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो जो बीच में सेंटर में है एक्साइल अक्षीय बीजांड विन्यास, तो यहाँ बीच की अक्ष पर ये सभी लगे हुए हैं। सिनकार्पस हैं, सभी का जो प्लेसेंटा है वो एक ही जगह से निकला हुआ है, इसलिए ये सिनकार्पस व्यवस्था हो जाती है। इसके अलावा प्रत्येक कोष्ठक में एक बीजांड है। कोष्ठक वैसे देखें हम तो ये एक कोष्ठक, ये 2, इस तरह से प्रत्येक कोष्ठक में 2 बीजांड हैं। और इसके अलावा आगे क्या है, जो मकरंद चक्रिका है ये इसके अंदर पाई जाती है। तो ये क्या है यहाँ पर, ये है नेक्टर डिस्क, ये है मकरंद चक्रिका जो इसके ओवरी के ठीक नीचे पाई जाती हैं। तो हम उसको भी साथ साथ ही दर्शा देते हैं। वर्तिका इसमें मोटी होती है, आप देख सकते हैं ये वाली वर्तिका मोटी है और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसका पुष्प चित्र बनाते हैं। ये तो हो गई, ये तो हो गया एलएस ऑफ फ्लावर, ये हो गया गाइनोशियम, ये हो गई टीएस ऑफ ओवरी। अब हम बनाएंगे मुरैया पेनिकुलेटा जो है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुरैया पेनिकुलेटा में फ्लावर सहपत्री होता है, सहव्रंत होता है, ठीक है। और इसके अलावा पूर्ण होता है, यानी सारे भाग प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल होता है, पेंटामिरस होता है, नियमित होता है, त्रिज्या सम्मित होता है और जयांगधरी होता है। ये तो पुष्प के लक्षण हो गए। कैलिक्स की बात की जाए तो कैलिक्स में क्या है, 5 बाह्य दल होते हैं और सभी जुड़े हुए होते हैं। अब कैलिक्स, कोरोला और ये सारे ही आ जाएंगे। देखो तो ये तो हैं कोर स्पर्शी, ठीक है। तो 5 हो गए बाह्य दल, ये हैं सेपल। और कितने, ये 5 है, एक दूसरे के सामने हैं। तो ये कैसी व्यवस्था है, कोर स्पर्शी व्यवस्था है। संयुक्त दली हैं, तो जब संयुक्त होते हैं तो हमें इस तरह से इनको दर्शाना होता है। तो ये हो गए संयुक्त दली। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब हम बात करें आगे कि जो इसका कोरोला है वो कैसा होता है। तो कोरोला में देखें हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एक ये हो गया। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कहाँ है, ये इसके अंदर है। अब इसको अगर हम बाहर रखें तो ये वाला जो है ये भी कहाँ हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो ये बाहर हो गया, ठीक है। ये अंदर हो गया। अब इसको अंदर रख देते हैं और इसको भी अंदर रख देते हैं, यानी इन दोनों को अगर अंदर ना रखें तो अगर इसको हम ट्विस्टेड बना दें इस तरह से, तो ये ट्विस्टेड हो गया, ठीक है। ये ट्विस्टेड हो ही गया। और अब हम इसको अगर अंदर रखना चाहें तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक को बाहर बना देते हैं इस तरह से। अब आप देखोगे इसे तो देखने से आपको पता लग जाएगा, ये तो सबसे बाहर है, ठीक है, ये भी सबसे बाहर है। तो 2 बाहर हो गए, ये अंदर है, ये भी अंदर है,
2 अंदर हो गए और ये क्या है, ट्विस्टेड है। तो इस तरह से इम्ब्रिकेट अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। अब पुंकेसरों के इसके अंदर 10 भाग होते हैं, ठीक है। 5 तो होते हैं इसके सामने, कहाँ, बाह्य दलों के सामने, और 5 होते हैं दलों के सामने। तो जो बाहर वाले हैं 5 वो कहाँ होंगे, बाह्य दलों के सामने होते हैं। बाहर वाले 5 कहाँ होंगे, बाह्य दलों के सामने होंगे। ये बाह्य दल है तो इसके सामने ही हो गया। इसी तरह से यहाँ एक ये हो गया, ये बाह्य दलों के सामने है, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया, ये भी बाह्य दलों। तो बाह्य दलों के जब सामने होंगे तो दलों से कैसे हो जाएंगे, ये एकांतरित हो जाएंगे, यानी यहाँ इन दोनों के बीच आइए तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, ये एकांतरित हो गया। इसी तरह से ये और ये वाला जो है ये हो गया लास्ट। तो 5 हो गए। अब अंदर जो है 5 वो कहाँ होंगे, दलों के सामने। तो ये हो गए दलों के सामने, जो फिर बाह्य दलों के एकांतरित हो जाएंगे। ये इनके बीच बीच में आ गए ऐसे। ये जो अंदर वाले हैं वो कहाँ है, अंदर वाले कहाँ हैं, दलों के सामने, ठीक है। यानी ये तो हो गए यहाँ इस तरह से। अगर इसको जोड़ देंगे तो ये तो जुड़ जाएगा, लेकिन हम इसको दिखा नहीं सकते जुड़ा हुआ, क्योंकि अलग अलग होते हैं। तो बाहर वाला चक्र होता है दलों के सामने, अंदर वाला चक्र जो होता है वो बाहर वाला चक्र होता है बाह्य दलों के सामने, और अंदर वाला चक्र होता है दलों के सामने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बाहर वाला चक्र दलों के एकांतरित होता है, जबकि अंदर वाला चक्र बाह्य दलों के एकांतरित होता है, ये भी याद रखना है। अब इसकी ओवरी हम पहले वहाँ बना चुके हैं, तो इसी तरह से हम बना देंगे यहाँ भी। ये हो गए 2 कोष्ठक, फिर नेक्टर ग्लैंड भी हो जाएगी साथ ही। ये हो गया। अब बात करें इसकी सहपत्र की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुष्प में क्या होता है, सहपत्र भी पाया जाता है। तो ये हो गया इसका सहपत्र, इसको इस तरह से दिखा देंगे, ये सहपत्र हो गया। और ये इसका मदर एक्सिस हो गया। ध्यान रखना हमेशा जो मदर एक्सिस है वो कहाँ आता है, पोस्टीरियर साइड पर आता है। ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है, यानी ये इसकी मुख्य जो भाग है ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। आगे चलते हैं हम इसके पुष्प सूत्र की। कुछ पुष्प सूत्र कैसा होगा, पुष्प सूत्र बहुत ही आसान है। BR ब्रैकेट है, ये कैसा है, त्रिज्या सममित है, ठीक है। इसके बाद कैलिक्स में 5 भाग हैं और 5 आपस में जुड़े हुए हैं, तो ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, क्लियर। इसके बाद कोरोला है, तो 5 हैं कोरोला, तो अलग अलग हैं तो ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। फिर एंड्रोशियम में 5 + 5 है, 2 चक्र में 5 + 5 है। और गाइनोशियम में क्या है, द्विअंडपी अवस्था है और साथ ही साथ सुपीरियर ओवरी है। तो इस तरह से हम इसका पुष्प सूत्र लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा मुरैया पैनिकुलेटा, जिसे हम कामिनी या विसार भी कहते हैं। इन पादपों में जो मुरैया पैनिकुलेटा है, इसका फल कैसा होता है, सरस बेरी फल होता है। जैसे बेर का फल होता है ना, सरस बेरी फल आम का होता है, उसी तरह से इसके अंदर सरस बेरी फल पाया जाता है। तो ये एक कुल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में हम अगला एक नया कुल लेकर के आएंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।